दोस्तों, भारत टीवी के प्रोग्राम भारत संवाद संदीप भारतीय के साथ इसमें आपका स्वागत है। और इस संवाद में हम जो देश विदेश की खबरें आपको बताएंगे जो आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई हैं। इसमें आप भी अपने विचार रख सकते हैं। आपके कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, और कोई आपको सुझाव देना है तो आप वो सुझाव भी दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम कहेंगे कि जैसे कोरोना के काफ़ी केसेस चल रहे हैं देश में, तो आप डबल मास्क लगा के रखें। जैसे ये सर्जिकल मास्क होता है तो 2 मास्क आप लगा के रखें जब भी आप घर से बाहर जाएं, और 2 गज की दूरी का होनी चाहिए। और जो सरकार ने जो गाइडलाइंस दे रखी है आप उनका पालन ज़रूर करें। तो अभी मैं शुरुआत करता हूँ। पहले तो कोविड-19 की जो खबरें पहले उनसे मैं शुरुआत करना चाहूँगा। आजकल जो केसेस आ रहे हैं पहले से काफ़ी कम है और बहुत अच्छी न्यूज़ है ये। तो सबसे पहले मैं पिछले जो 24 घंटे में जो कोविड के केसेस आए उनके बारे में आपको बताऊंगा। तो 3,63,000 के करीब केसेस आए हैं। 3,63,000 जो केसेस आए हैं भारत में पिछले 24 घंटों में। और पहले आपने देखा कि कुछ दिन पहले 4 लाख से ज़्यादा केसेस आने भी शुरू हो गए थे। तो अब पहले से स्थिति काफ़ी बेहतर है और हम सब मिल के इस कोरोना जैसी महामारी पे विजय पा सकते हैं। और तो जो केसेस आए थे 3,63,000 आए हैं पिछले 24 घंटों में। तो टोटल केसेस अब भारत में 2,37,00,000 हो गए हैं पूरे मिला के। और जो जिन लोगों ने जो पिछले 24 घंटे में स्वस्थ हुए हैं वो है 3,52,000, मतलब 3,63,000 केसेस आए हैं और 3,52,000 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। और जो डेथ हुई है 4,120 लोगों की डेथ हुई है। तो इस हिसाब से अगर आप टोटल देखेंगे तो 2,37,00,000 तो टोटल केसेस आए हैं आज तक कोरोना के भारत में। रिकवर जो लोग हुए हैं 1,97,00,000, तो करीब 2 करोड़ के करीब ये आंकड़ा पहुंचने वाला है जो लोग स्वस्थ हुए हैं। और जो टोटल डेथ हुई हैं 2,98,000 लोगों की। तो ये अच्छी खबर से हमने शुरुआत करी कि 3,63,000 बस केसेस आए हैं इसमें। पहले के मुकाबले स्थिति काफ़ी बेहतर है और हम सब मिल के काम करेंगे सरकार के साथ, तो जल्दी ही इस पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। स्टेट्स की अगर हम बात करें तो जो स्टेट्स में जो केसेस आए, महाराष्ट्र में 46,781 केस आए हैं पिछले 24 घंटों में और 816 डेथ हुई हैं। कर्नाटका में 39,998 केसेस आए हैं, 516 डेथ हुई हैं। केरला में 43,529 केस आए हैं और 95 लोगों की डेथ हुई है केरला में। यूपी में 18,023 केस हैं और 326 लोगों की डेथ हुई है। और तमिलनाडु में 30,355 केसेस आए हैं और 293 लोगों की डेथ हुई है। और दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में 10,479 केसेस आए हैं, 10,489, और 308 लोगों की डेथ हुई है पिछले 24 घंटों में। तो दिल्ली में भी, जैसे आपने और राज्यों में देखा होगा, उसमें स्थिति काफ़ी बेहतर है और दिल्ली में भी काफ़ी सुधार है पहले के मुकाबले। तो दिल्ली में 10,489 केसेस हैं। और जो टोटल रिकवर हुए हैं लोग वो करीब 15,179 लोग जो रिकवर हुए हैं दिल्ली में। तो 10,000 करीब लोगों को कोरोना हुआ है दिल्ली में और 15,000 करीब लोग ठीक भी हुए हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है। पॉजिटिविटी रेट है जो वो 15,000 तक 15% तक है दिल्ली में। 15% मतलब ये हुआ कि जैसे अगर 100 लोगों का टेस्ट होते हैं तो 15 लोगों का कोरोना आता है, तो पॉजिटिविटी रेट इसको कहते हैं। तो पॉजिटिव रेट 15% तक पहुंच गया है दिल्ली में। और ये काफ़ी पहले 30-32 तक हो गया था पहले, तो इसमें काफ़ी सुधार है। तो हमने ये स्टेट्स का आपको बताया कि अलग अलग स्टेट्स में क्या हाल है जो कोरोना के केसेस का। वैक्सीनेशन की बात करें, कल हमसे सवाल पूछा गया था कि वैक्सीनेशन में शायद ऐसा तो नहीं कहीं, अगर जैसे भारत वैक्सीनेशन जो टेस्ट है बल्कि वो कम कर रहा है। वैक्सीनेशन का मैं आपको बता दूं, वैक्सीनेशन अभी तक जो टोटल वैक्सीनेशन हुआ है भारत में 17,72,14,256 लोगों का हुआ है 12 मई तक। 17,72,14,256 लोग 12 मई तक ये वैक्सीनेशन हो चुका है। ये फर्स्ट और सेकंड डोज का मिला के है। तो करीब ये लगा लो कि भारत की जो टोटल आबादी है उसका 3% लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है
और 9.2% लोगों का एटलीस्ट एक डोज लग चुकी है। तो ये स्थिति है वैक्सीनेशन के मामले में। और तो 17 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन लग चुकी है और पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा है उस हिसाब से देखा है। तो आपके कोई सवाल है, आप सवाल पूछ सकते हैं। कोई भी आपके सवाल है इसके रिलेटेड तो आप पूछ सकते, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। जो टेस्ट हुए हैं 13 मई को 30 लाख, जो अभी तक जो 13 मई तक अगर मैं आपको टोटल बता दूं तो 30 करोड़ 94 लाख 48 हज़ार करीब टेस्ट हो चुके हैं पूरे भारत में। अभी तक 30 करोड़ 94 लाख 48 हज़ार 585 टेस्ट हो चुके 13 मई तक। और जो लास्ट जो 24 घंटों में जो टेस्ट हुए हैं वो है 18 लाख 64 हज़ार 594। तो कल एक सवाल आया था हमारे पास कि क्या कहीं टेस्ट तो कम नहीं कर रहे सरकार, इसलिए तो ये आंकड़े कम नहीं दिखा रहे हैं। तो उसमें हम ये कहें कि पहले के मुकाबले टेस्ट कम नहीं है, क्योंकि 12 मई को 19 लाख 83 हज़ार लोगों ने जो टेस्ट हुए थे, 12 मई को 19 लाख 83 हज़ार 854 जो टेस्ट हुए हैं। और 11 मई का आप देखेंगे तो 18 लाख 50 हज़ार, 10 मई को 14 लाख 74 हज़ार, 9 मई को 18 लाख 65 हज़ार। तो टेस्ट कम नहीं है, टेस्ट सेम वही हो रहे, उतने हो रहे हैं। और जो 12 मई को थे बल्कि वो अभी तक के मैक्सिमम टेस्ट हुए हैं 19 लाख 83 हज़ार लोगों के टेस्ट हुए हैं 12 मई को। तो टेस्ट की संख्या तो उतनी ही है पर केसेस कम हो गए, तो ये पहले से मुकाबले स्थिति काफ़ी बेहतर है। तो ये हाल हमने बताया आपको कि जो टोटल कोरोना के केसेस आ रहे हैं। अब किसी और खबरों के मुकाबले हम बढ़ते हैं। तो हम अब योगी जो AMU गए थे, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, उसमें 34 लोगों को कोरोना हुआ है। तो उसमें आप देखेंगे तो योगी आदित्यनाथ है जो यूपी के CM है, वो AMU गए थे आज और वहाँ स्थिति का जायजा लेके आए हैं। 34 जो मेंबर्स हैं उनको कोरोना हुआ है, तो वो वहाँ गए थे। और एक खबर ये थी जो योगी आदित्यनाथ के रिलेटेड में आपको बताई। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उसमें काफ़ी लोगों को कोरोना हुआ है जो एम्प्लॉयर्स हैं वहाँ पे। शिवसेना ने सामना में लिखा है कि भाई सरकार को सरकार किसी भी हद तक जा सकती है इलेक्शन के मामले में। जब इलेक्शन होता है तो जैसे जिस 5 राज्यों में इलेक्शन थे अभी, तो शिवसेना ने लिखा है सामना में, उनका ये जो समाचार पत्र है, आपको पता ही है कि शिवसेना का सामना समाचार पत्र है, तो उसमें लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट है इलेक्शन के मामले में तो वो किसी भी हद तक जा सकती है। कि जैसे जो पेट्रोल के रेट है, तो पेट्रोल के जो रेट है वो इन्होंने कम कर दिए थे इलेक्शन में, जो जैसे 5 राज्यों में जहाँ इलेक्शन थे तो वहाँ कम कर दिए थे। तो ये सरकार ने लिखा है उसमें अपने जो अखबार में। तो वो ये कह रहे हैं कि भाई इलेक्शन जब होते हैं तो रेट कम कर देते हैं, उसके बाद फिर से रेट बढ़ा देते हैं। तो अब कुछ शहर में जैसे पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ गए थे, तो इसी के लिए इन्होंने ये तंज कसा है सरकार के ऊपर। और चाइना की एक बार आपको खबर बता दें, जो चाइना ने जो मेडिसिन का कॉन्ट्रैक्ट था, हम आपको शुरू से कहता रहे कि चाइना ये जो कोरोना वायरस है, ये जो पूरी दुनिया में जो महामारी फैली हुई है, ये क्या कहते हैं, चाइना ने के वुहान से लैब से निकला था ये। तो उन्होंने अब एक और चाल चली है, उन्होंने क्या करा है कि जो भारत के साथ जो मेडिसिन के जो कॉन्ट्रैक्ट थे वो बंद कर दिए हैं। और कुछ जो कोविड के रिलेटेड जो क्या कहते हैं इक्विपमेंट्स आ रहे थे, कुछ दवाइयाँ आ रही थी, जो भी जो सामान जो चीज़ें आ रही थी, उसके रेट इन्होंने 5 गुना बढ़ा दिए हैं। तो भारत अगर वो लेगा ये दवाइयाँ, ये जो मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं ये लेगा, तो 5 गुना इन्होंने उसके दाम बढ़ा दिए हैं। और कुछ जो मेडिसिन के कॉन्ट्रैक्ट थे वो ख़त्म कर दिए हैं, ताकि भारत को और मुश्किल हो इस जो कोरोना के इस मुश्किल के समय में। तो इसीलिए हमारा ये
क्या कहते हैं, शुरू से स्टैंड रहा है कि भाई जो चाइना है, चाइना पे भरोसा नहीं करना चाहिए, और चाइना की वजह से जो पूरी दुनिया में महामारी फैली है, ये चाइना इसका रिस्पॉन्सिबल है। तो ये हम कहना चाहते हैं। तो भारत सरकार को भी देखना चाहिए, अगर आगे चाइना कोविड के रिलेटेड वो कह रही कि हम हेल्प करेंगे, तो भारत सरकार को सोच समझ के कदम उठाने चाहिए, नहीं तो कहीं आगे नुकसान और ना हो जाए। क्योंकि पहले भी जैसे आपने देखा है कि चाइना विश्वास करने लायक नहीं है। हमारे 21 सैनिक जो शहीद हुए थे पिछले साल, तो उस टाइम लोगों का काफ़ी रोष था। अब शायद लोग फिर से भूल गए उस बात को। उस टाइम लोगों ने जो सामान लेना बंद कर दिया चाइना का, और क्या कहते हैं, जो प्रोडक्ट्स थे उस पर बॉयकॉट करा था, लेकिन अब फिर लोग भूल गए उस बात को। पर वो चीज़ याद रखनी चाहिए जो चाइना ने भारत के साथ किया और सभी देशों के साथ जो कर रहा है। जो कोरोना महामारी है, इनके वुहान के लैब से फैला था। ये 2015 से ये लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और इसी की वजह से जो दुनिया में जो लोग आज परेशान हैं, ये परेशानी वहीं से फैली है। तो सरकार को इस चीज़ का देखना चाहिए। और अब देखो, जैसे कि इंडिया के साथ जो मेडिसिन के कॉन्ट्रैक्ट थे, इन्होंने बंद कर दिए इस मुश्किल के टाइम में। और जो इसके कॉन्ट्रैक्ट थे, जो प्राइस थे, वो इन्होंने बढ़ा दिए हैं 5 गुना ज़्यादा, ताकि लोगों को मुश्किल आ पाए। तो ये अब देख सकते हैं कि ऐसा चाइना करता है, तो मतलब कितनी शर्म की बात है। और लोग फिर भी चाइना पे जो सामान लेते हैं, हमें उस चीज़ पे होता है कि जब उसके प्रोडक्ट्स को उनकी बिक्री बढ़वाते हैं, तो उसमें अफसोस ना कहिए, हम ये कह सकते हैं इस मामले में। कोविशील्ड जो वैक्सीन है, अब वो बच्चों के लिए भी निर्यात, मतलब उसको बच्चों के लिए भी ये बननी शुरू हो जाएगी। तो उस पर भी क्या कहते हैं, जो ट्रायल है उसकी मंजूरी मिल गई है। और जो बच्चों के लिए है, ये 2 से 18 साल के बच्चों में पहले एक्सपेरिमेंट होगा। 515 बच्चे जो ट्रायल कहेंगे उसको हम, जो ट्रायल होगा, तो 515 बच्चे पहले तो उन पे ट्रायल किया जाएगा। अगर वो सक्सेसफुल रहा तो अगस्त सितंबर के महीने में जो कोवैक्सीन है, ये बच्चों के लिए भी उपलब्ध हो जाएगी, और बच्चे भी फिर बच्चों को भी ये वैक्सीन लगने शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि भारत में 18 साल से ऊपर तक का टीकाकरण शुरू हो गया है, लेकिन जो बच्चे हैं वो भी सुरक्षित नहीं है। और ये बोला जा रहा है कि जो पहली लहर थी उसमें जो बुजुर्ग लोग थे उनके लिए खतरनाक थी, ये जो दूसरी लहर थी, ये जो युवा पीढ़ी है, जो उनके लिए काफ़ी घातक साबित हुई है। और जो तीसरी जो क्या कहते हैं लहर अगर आती है, तो बच्चों के लिए काफ़ी घातक साबित हो सकती है। इसलिए बच्चों के ये बात ध्यान में रखते हुए सरकार ने कोवैक्सीन क्या कहते हैं, कोवैक्सीन के लिए इसको बच्चों भारत जो बायोटेक है वो बनाएगा इस वैक्सीन को, और उसके लिए ट्रायल के लिए मंजूरी दे दी है। और जो तो उसमें 2 डोज लगेंगे ट्रायल में भी। जो पहली डोज लगेगी उसके बाद 28 दिनों बाद दूसरी डोज लगेगी। तो बड़ी अच्छी खबर थी ये बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए। स्पुतनिक 5 ये नेक्स्ट वीक से लगनी शुरू हो जाएगी। जो स्पुतनिक जो रशिया की जो वैक्सीन है, तो वो अगले महीने से वो लगनी शुरू हो जाएंगी भारत में भी। और तो ये भी बड़ी अच्छी खबर है कि अभी सिर्फ 2 ही वैक्सीन अभी लगती हैं भारत में। कोवैक्सीन लगती है, और कोविशील्ड करके जो ये जो वैक्सीन है, तो वो भी वो लगती है। तो 2 लगती है अभी। तो स्पुतनिक भी अब जो रशिया की जो वैक्सीन है वो भी लगना शुरू हो जाएंगी, और जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन होगा, उससे काफ़ी मदद मिलेगी। आगे हम आपको बताना चाहेंगे कि जैसे आप भी अपने सवाल रख सकते हैं, इसके संबंधित कोई भी आपके सवाल हो तो आप वो हमें बता सकते हैं। ये आपके कुछ सुझाव हैं तो आप वो सुझाव दे सकते हैं। एक जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं श्री अरविंद केजरीवाल जी, इन्होंने एक मुद्दा उठाया है। ये मुद्दा है जो इंडिया, ये इन्होंने ये बात रखी है कि जो अब भारत सरकार ने सभी स्टेट्स को बोल दिया कि आप भारत के बाहर से वैक्सीन खरीद सकते हो, ग्लोबल जैसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसके थ्रू आप वैक्सीन ले सकते हो अपने अपने स्टेट के लिए। तो अरविंद केजरीवाल जी ने ये बोला है कि भाई भारत को इस स्थिति में, भारत अगर जैसे बार्गेनिंग करता है
तो अगर भारत को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक साथ, और सभी स्टेट्स का ना जाके अगर भारत एक साथ जाता है तो वो देश, वो सभी के लिए अच्छा रहेगा। इस बात से मैं अगर भारत टीवी का स्टैंड बताऊं तो हम भी इस बात से बिल्कुल सहमत हैं। भारत सरकार को इसमें खुद जैसे बार्गेनिंग करनी चाहिए, खुद ही जैसे जो वैक्सीन खरीद के बाहर से और खुद अपने स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम अलग अलग स्टेट्स जाते हैं तो आपस में लड़ाई का क्या कहते हैं, आपस में जो आर्ग्यूमेंट हो सकती है और एक दूसरे से जो प्राइस के मामले में कॉम्पिटिटर बनेंगे हमारे स्टेट्स, तो वो देश के लिए अच्छी बात नहीं है। अगर आप देश हित की बात करें तो उसको, वो देश हित के लिए वो ठीक नहीं है कि अगर हम अलग अलग स्टेट वाइज जाके बाहर से वैक्सीन खरीदेंगे। तो इस पर भारत सरकार को अपना कदम थोड़ा ये इस पर ध्यान देना चाहिए, और ताकि कोशिश ये करनी चाहिए कि भारत ही बाहर से वैक्सीन खरीदे और फिर स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दे। तो ये बेटर अप्रोच है। और अगर हम स्टेट्स वाइज अलग अलग बाहर से खरीदेंगे तो उससे यूनिटी दिखाई नहीं देते कहीं पे। हमने आपको बताया था जैसे कि भारत टीवी निष्पक्ष चैनल है, हम किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते। जो अच्छा करेगा उसको हम फेवर करेंगे और जो गलत करेगा उसको, उसके खिलाफ हम बोलेंगे कि जो गलत कदम है। तो भारत सरकार का ये कदम गलत है कि हर एक स्टेट्स अगर इंडिया के बाहर से वैक्सीन खरीदता है तो वो भारत की एकता के लिए ठीक नहीं है। अब भारत के जो स्टेट्स हैं वो खुद ही कॉम्पीट करेंगे आपस में। राजस्थान अपना अलग वैक्सीन खरीद रहा है, दिल्ली अपना अलग खरीद रहा है बाहर से, तो उनमें जो टेंडर आएंगे तो उसमें आपस में खींचाता नहीं होगी। तो ये इस बात से हम बिल्कुल सहमत हैं। जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी ने ये सजेशन दिया है कि जो एक भारत को अपने सिर्फ एक भारत को रिप्रेजेंट करना चाहिए और भारत को खुद वैक्सीन खरीदनी चाहिए और फिर उसको स्टेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए। तो इसमें हम आपके भी सुझाव जानना चाहेंगे कि आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले पे, या आप हमें बता सकते हैं, या आपके कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। तो और बाकी जो ट्रायल का हमने आपको बताई दिया कि बच्चों पे ट्रायल होगा 2 से 18 साल के बच्चों के बीच में। ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जो संस्था है भारत सरकार की, तो उन्होंने कहा है कि जो प्लाज्मा थेरेपी है वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे केसेस आ रहे हैं जहाँ ये लोग प्लाज्मा की रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ पे कोरोना के केसेस में कि भाई कोरोना पेशेंट के लिए उसकी जान खतरे में तो प्लाज्मा चाहिए। ICMR ने ये बोला है कि ये इफेक्टिव नहीं है ज़्यादा, तो प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अब ये बाद में रिसर्च करने का क्या कहते हैं सब्जेक्ट है कि भाई उसको पता चलेगा कैसे, पर ICMR ने ये बोल दिया है कि जो अभी तक जो रिसर्च हुई है अभी तक, तो उसमें प्लाज्मा थेरेपी इफेक्टिव नहीं है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि अभी जैसे आपसे प्लाज्मा डोनेशन के लिए उन्होंने मांग करी होगी, पर ICMR के हिसाब से ये इफेक्टिव नहीं है, ऐसा ICMR का कहना है। ब्लैक फंगस काफ़ी अब कुछ स्टेट्स में फैलने लग गया है, तो ये भी चिंता का एक विषय है। कोरोना के बाद ब्लैक फंगस अब यूपी, हरियाणा, गुजरात, यहाँ भी कुछ लोगों को हुआ है। तो इस पे भी अब सरकार को ध्यान देना चाहिए। ब्लैक फंगस में जैसे शुगर का जो पेशेंट होता है उसके लिए बड़ा नुकसानदायक है। होता क्या है कि जैसे जिसका कोरोना जिसको हो जाता है किसी पेशेंट को, अगर बाद में उसको शुगर भी है, अगर वो रिकवर कर जाए तो, पर अगर उसको शुगर है तो कुछ केसेस में अब ये सामने आने लग गया है कि ब्लैक फंगस में जैसे आँखों के आगे सामने क्या कहते हैं फफूंद सा जम जाता है उसमें, और ये एक नई बीमारी जो सामने आई है ब्लैक फंगस के नाम से, तो इसके केसेस आने लग गए। हरियाणा में कुछ केसेस आए हैं, यूपी में भी केसेस आए हैं और गुजरात में भी केसेस आए हैं। तो अब ये थोड़ा सा चिंता का विषय है। सरकार को जल्द से जल्द इस पर ध्यान देना चाहिए कि ब्लैक फंगस को ख़त्म करने के लिए क्या क्या योजना अपनाई जाएंगी। तो ये हमारी राय थी, हम जो कहना चाहते हैं इस मुद्दे के बारे में। बिहार में लॉकडाउन 25 तारीख तक एक्सटेंड हो गया है। ये जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उन्होंने बताया कि भाई हमने जो एक्सटेंड कर दिया है कोरोना की महामारी देखते हुए। और ऐसी जैसे आपने देखा था दिल्ली में भी पिछले अभी ये क्या कहते हैं इस हफ्ते और एक्सटेंड हो गया था और अगले मंडे तक अब ये दिल्ली में लॉकडाउन है। अब दिल्ली के जो डिप्टी CM है उन्होंने भी ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। उन्होंने ये बोला है कि दिल्ली को 582 मैट्रिक टन ऑक्सीजन चाहिए। तो उन्होंने सीधा बोला है कि 582, पर पीछे हम जैसे केस देख रहे थे कि दिल्ली कह रहा था कि हमको 700 मैट्रिक टन चाहिए, फिर 850, 900 मैट्रिक टन, फिर 1000 मैट्रिक टन की बार बात हुई थी। तो अब समस्या इससे क्या है कि पहले तो अब दिल्ली ने ये बोला कि भाई हमें
800,000 मैट्रिक टन चाहिए तभी हमारी रिक्वायरमेंट पूरी होगी। आज दिल्ली के जो मुख्यमंत्री जो डिप्टी सीएम है वो आके कह रहे हैं कि हमें सिर्फ 582 चाहिए, हम सरकार से निवेदन करेंगे कि जो बाकी बच गया उसको दूसरे स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दे। तो हमारी भारतीय की इस मामले पर यह राय है कि जो दिल्ली सरकार को भी इस मामले को इतना ज़्यादा तूल नहीं देने की जरूरत थी। पहले उनको ये मामला पहले उठाना नहीं चाहिए था कि 1000 मैट्रिक टन की रिक्वायरमेंट है, और अब वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ 582 मैट्रिक टन की रिक्वायरमेंट है। तो इसमें जो राज्य सरकार और सेंट्रल को कोऑर्डिनेशन बनाना चाहिए, दिल्ली सरकार है या और जो स्टेट्स हैं उनको और जो भारत सरकार है को आपस में कोऑर्डिनेशन बनाना चाहिए और उनको देखना चाहिए कि एक्चुअल रिक्वायरमेंट कितनी है। तो पहले आप 1000 मैट्रिक टन बोलते हो, अब आज आके आप कह देते हो कि हमारे केसेस कम हो गए, 10,400 केस हैं तो हमें 582 चाहिए, और बाकी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई किसी और स्टेट्स को जाके क्या कहते हैं, किसी और स्टेट्स को जाके ये जो बाकी बच्चे ऑक्सीजन है ये जाके दे दो। तो ये चीज़ राजनीति नहीं होनी चाहिए इस मामले में, और पहले से ही जो स्टेट और राज्य के बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए था, क्योंकि जो आम जनता है इससे फिर वो पिसती है। अगर स्टेट की और सेंटर की कहीं के जैसे अगर आपस में खींचातानी होती है तो कहीं ना कहीं जो आम जनता है उसमें इसका बहुत फर्क पड़ता है। आप ये देखिए, तो जैसे कई जगह ऑक्सीजन की कमी हो गई थी पहले, क्योंकि आपस में अगर आप लड़ाई करेंगे तो गलत मैसेज जाता है, और ऑफ कोर्स जो रिक्वायरमेंट है उस टाइम पूरी नहीं हो पाती, तो ये समस्या होती है। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि इसमें सरकारों को आपस में तालमेल बिठाना चाहिए ताकि ये समस्या आगे से ना आए। जो हमारे मित्र जुड़े हैं उनका बहुत बहुत स्वागत, अजय जाट जी, जितेंद्र देसवाल जी, अमित मंदुनी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। आप भी अपने सुझाव रख सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं, या आपको कोई सुझाव है आप वो हमें दे सकते हैं। हमारा मकसद ये है कि हम जो देश विदेश के आपको साथ खबरें आपको पहुंचाना चाहते हैं और एक सिंपल तरीके में पहुंचाना चाहते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा जो हमारी युवा पीढ़ी है, हमारे बच्चे हैं, उनको ये प्रोग्राम जरूर देखना चाहिए ताकि उनको समझ में आ सके कि उनके देश में चल क्या रहा है, और आगे उनको देश की कमान संभालनी है तो उनको इस चीज़ की नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए। आसपास के अपने समाज की हर एक फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए, सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं, स्पोर्ट्स की, एंटरटेनमेंट की, विदेश में क्या चल रहा है, तो सारी चीज़ों की खबर होनी चाहिए। इसके लिए हमने ये प्रोग्राम शुरू कराया ताकि हमारे जो बच्चों को, हमारे युवाओं को, और ऑफकोर्स ये तो पूरा फैमिली चैनल है तो पूरी फैमिली बैठ के एक साथ देख सकती है, तो उसमें बड़ी अच्छी बात है। अब मैंने आपको ये बताया कि डिप्टी सीएम ने क्या कहा। यूपीएससी का प्रीलिम का जो एग्ज़ाम था 27 जून को होना था, वो कैंसिल होकर 10 अक्टूबर को हो गया है। तो जो प्रीलिम का यूपीएससी का एग्ज़ाम 27 जून से 10 अक्टूबर तक रीस्केड्यूल कर दिया गया, पोस्टपोन कर दिया गया है अभी कोरोना के मामले देखते हुए। और गंगा नदी में कई बॉडीज़ मिली थी, जैसे आपको पता है कि करीब 100 के करीब जो बॉडीज़ बह के आई थी, तो यूपी ने कह दिया था कि जब बिहार की है, बिहार कह रहे यूपी की बॉडीज़ है, तो उसमें भी काफ़ी पीछे अभी बॉल बचा था, 2-3 दिन पहले की बात है ये। तो लालू प्रसाद ने भी इस पर तंज कसा है, तो वो नीतीश कुमार को उन्होंने घेरा है कि भाई नीतीश कुमार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और नीतीश कुमार इनके जिम्मेदार है, सरकार को देखना चाहिए। लालू के बेटे ने भी इस पर तंज कसा है, और अखिलेश यादव जो यूपी में, उन्होंने योगी सरकार पे इस पर तंज कसा है कि भाई जो लाशें हैं वो गंगा में, नदी में बहती जा रही हैं और सरकार को फुर्सत नहीं है, तो ये उन्होंने बोला है इस मामले पे। और मैं आपको खबरें बता दूं, जो पीएम जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, तो वो 19,000 करोड़ रुपए कल 14 तारीख को जो फार्मर्स हैं, मतलब कल 11 बजे सुबह 19,000 करोड़ 9.5 जो किसान भाई हैं उनके खातों में डाल देंगे, और ताकि उनको राहत मिल सके। ये जो तो कल जो प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, वो 19,000 करोड़ 9.5 जो करोड़ जो हमारे किसान भाई हैं उनके खातों में डाल देंगे। ये 8वीं इंस्टॉलमेंट है और करीब 6,000 रुपये साल का मिलता है हमारे किसान भाइयों को। तो उसके लिए ये हम आपको अपडेट दे रहे थे। अब कुछ और खबरें भी मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर आपके कोई सवाल हैं या आपके सुझाव हैं तो आप वो बता सकते हैं। स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें तो गावस्कर ने ये बोला है कि जो पंत है, ऋषभ पंत, जो विकेट कीपर हैं भारतीय टीम के, तो इनमें कैप्टन बनने की क्षमता है और आगे जाके ये भारत के कैप्टन होंगे। तो ये भविष्यवाणी करी है सुनील गावस्कर ने,
जो खुद एक महान खिलाड़ी थे, तो उन्होंने बोला है कि भाई पंत में वो क्षमता है कि वो आगे जाके भारत के लिए क्या कहते हैं कैप्टन बनेंगे भारत के। तो ये सुनील गावस्कर ने ऋषभ पंत के बारे में बोला है। युजवेंद्र चहल है जो स्पिनर है भारत टीम में, उनके पेरेंट्स को कोरोना हो गया है, दोनों पॉजिटिव हैं, एक ही खबर है। रमेश पवार, ये महिला जो भारतीय जो महिला क्रिकेट टीम है उसके कोच हो सकते हैं, तो उनका सिलेक्शन ऑलमोस्ट हो गया उनका, तो ये जल्दी ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाएगी। रमेश पवार भारत के लिए भी खेल चुके हैं, इंडिया की टीम के लिए खेल चुके हैं, स्पिनर थे रमेश पवार। तो उनका जो सिलेक्शन चल रहा था महिला क्रिकेट टीम के कोच के लिए, तो उसका ऑलमोस्ट उनका सिलेक्शन हो गया है। 4 महिला 4 पुरुष का इसमें इंटरव्यू हुआ था, उसमें रमेश पवार सेलेक्ट हुए हैं। ये कुछ क्रिकेट की, कुछ स्पोर्ट्स की कुछ खबरें थी। कुछ एंटरटेनमेंट की अगर आपको खबर बताएं तो मुकेश खन्ना जो शक्तिमान बने थे, भीष्म पितामह का रोल करा था उन्होंने महाभारत में, तो उनकी बहन की मृत्यु हो गई है कोरोना से। तो काफ़ी पीछे अफवाह उड़ी थी कि भाई ये मुकेश खन्ना को कोरोना हो गया है, कुछ लोगों ने कह दिया कि उनकी मृत्यु हो गई है, तो वो इसको फिर खंडन कर रहे थे इन खबरों का। अब उनको पता चला कि उनकी बहन की मृत्यु हो गई है कोरोना से, एक ये खबर आई है। और सलमान खान की राधे योर मोस्ट वांटेड भाई, एक ये नई पिक्चर रिलीज़ हुई है, तो आज OTT प्लेटफॉर्म पे ये रिलीज़ हुई है। सलमान खान की जो फैंस हैं, तो उनके लिए ये खुशखबरी है। और वर्ल्ड वाइड ये रिलीज़ हुई है, तो अभी सिनेमा हॉल पे ये रिलीज़ नहीं होगी। तो ईद है, जैसे आप सबको पता है, कल ईद है, तो भारत में कल मनाई जाएगी धूमधाम से। पर अभी हमारे सबसे ये रिक्वेस्ट है कि अपने घर में ही जो नमाज अदा करी जाए, क्योंकि बाहर अगर जाएंगे मार्केट में, बाज़ारों में अगर शॉपिंग करेंगे, तो उससे कोरोना फैलने का खतरा है। और ये सभी त्योहारों के लिए, चाहे कोई भी त्यौहार हो, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चाहे किसी भी धर्म के हो, अगर किसी टाइम कि जैसे अगर कुंभ में स्नान के लिए जैसे गए थे, तो कुछ लोगों ने कहा था उसकी वजह से कोरोना फैला, तो अगर वहाँ कोरोना हुआ था, तो भाई जिम्मेदारी जहाँ जहाँ गलती हुई है लोगों को जिम्मेदारी जरूर लेनी चाहिए। पर ये नहीं है कि भाई किसी एक धर्म के लिए कुछ स्पेसिफिक हो, किसी भी धर्म जो भी गलत करेगा, जो देश के लिए नुकसान है, तो वो सभी का नुकसान है, मानवता के लिए नुकसान है। तो सभी भाइयों को आपस में मिलके इस पर ध्यान देना चाहिए, और जहाँ जहाँ गलती है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और उस पर सुधार करना चाहिए। तो ईद के मौके पे सलमान खान की पिक्चरें आती हैं, तो राधे योर मोस्ट वांटेड भाई करके आज पिक्चर 12 बजे रिलीज हो चुकी है, और जी स्टूडियो के साथ मिलके इन्होंने बनाई थी। सलमान खान ने और सोहेल खान इनके भाई हैं, रणदीप हुड्डा भी है इसमें जो विलेन का रोल कर रहे हैं, दिशा पटनी जो एक्ट्रेस हैं वो है इस मूवी में, और जी स्टूडियो के साथ मिलके ये मूवी बनी है राधे योर मोस्ट वांटेड भाई। करीब 5-7 मूवी ईद के टाइम पे, हर साल ईद के टाइम पे सलमान खान की आती हैं और सुपर डुपर हिट रहती हैं, तो इस साल ये मूवी आई है। और अगर जिसको ये देखनी है तो Z5 या Z प्लेक्स करके जो चैनल है जी का OTT प्लेटफॉर्म पे, तो उस पे आप ये पिक्चर आज देख सकते हैं। तो ये थी कुछ एंटरटेनमेंट की खबरें। बाकी फिलिस्तीन और इजराइल का आपको जैसे पता है कि अभी युद्ध चल रहा है, फिलिस्तीनियों ने 1000 रॉकेट छोड़े थे, तो इजराइल ने भी उसका पलटवार करा था, हवा में कुछ रॉकेट मार गिराए थे। और फिर ये भी संघर्ष काफ़ी टाइम से चल रहा है आपस में, इनका करीब 100 साल से ये संघर्ष चल रहा है। तो अब फिर से ये मुद्दा फिर से उठा है। कुछ जो फिलिस्तीनी जो इजराइल में कुछ जैसे प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो उन पे कुछ क्या कहते हैं, जैसे उसका जो लाठियाँ चलाई गई थी या उनका जो संघर्ष था, उसके ऊपर आपस में झड़प हुई थी सरकार के द्वारा। तो फिर ये मामला काफ़ी उठा, फिर फिलिस्तीनी जो थे तो उन्होंने फिर इसका पलटवार करा, तो आपस में ये लड़ाई चल रही है। और भारतीय की तरफ से तो ये है कि हम ये चाहते हैं कि जल्द से इसका सोल्यूशन मिल जाए इस बात के लिए। और तो इस पे इरफान पठान और कंगना के बीच में भी युद्ध चल गया है। तो इरफान पठान ने फिलिस्तीनियों को सपोर्ट करा कि वो कह रहे कि हम फिलिस्तीनी के साथ हूँ, उनका सपोर्ट करता हूँ। कंगना ने कहा था कि इजराइल का सपोर्ट करता है, कि जो भी क्या कहते हैं देशभक्त लोग होंगे वो इजराइलों का सपोर्ट करेंगे। तो फिर कंगना ने क्या किया कि जो इरफान खान ने जो पोस्ट करा था कि भाई फिलिस्तीनी को सपोर्ट करते हैं, तो कंगना ने फिर एक तंज कसा कि इरफान वैसे जो देश में जो समस्याएं थी तब तो कहीं दिखाई नहीं देते, तो इस बार इस पे ये ऐसा बयान दे रहे हैं।
तो फिर इरफान पठान ने उसका रिप्लाई करा, जो क्रिकेटर है इरफान पठान, भारत के लिए खेल चुके हैं टेस्ट मैच और वनडे में भी। तो इरफान पठान ने कहा कि मैं देश का को रिप्रेजेंट करा है मैंने सबसे ऊपर स्तर पे क्रिकेट में, तो मैं जिम्मेदारी से जो कुछ बोलता हूँ, मैं जो कुछ बोलता हूँ जिम्मेदारी से बोलता हूँ। और मेरा अकाउंट जो ट्विटर का जैसा अकाउंट है वो ऐसा नहीं है कि भाई कुछ हेट अगर आप फैलाते हैं उसकी जगह अकाउंट अगर कोई बैन कर दे ट्विटर, तो ये इरफान पठान ने बोला है। तो इसलिए वो उन्होंने कंगना पे तंज कसा था कि ट्विटर ने इनका अकाउंट बैन कर दिया था कंगना का। और ट्विटर का ये कहना था कि जैसे अगर जैसे कोई हेट स्पीच फैलाता है तो उसके लिए हमने इनका बंद कराया है, कि कुछ इनके ट्वीट ऐसे देखे गए थे, ये ट्विटर ने बोला है। तो इरफान पठान ने इस बात का पेतंज लिया है कि उनका अकाउंट तो इसलिए बंद कर दिया था, और मैंने तो इंडिया को रिप्रेजेंट करा है, जो इंडिया की जो टीम है उसको क्या कहते हैं इंटरनेशनल मैचेस में, तो मैं जिम्मेदारी से सारी बातें कहता हूँ। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि दोनों हम आपस में सुलह करें और जो भी आपस में मिल के रहें, क्योंकि अगर हम किसी दूसरे स्टेट के लिए, दूसरे कंट्री के लिए आपस में लड़ते हैं तो वो बात सही नहीं है, क्योंकि ये हमारा मुद्दा नहीं है। ये आपस में उन जो इजराइल फिलिस्तीनी उनको आपस में सुलझाना होगा, तो इसमें हम आपस में क्यों लड़ रहे हैं? हमारी परेशानी ये इस बात से है, तो हमें इस बात पे नहीं ज़्यादा तूल देना चाहिए इस बात को। तो ये हमने आपको खबरें देश विदेश की और जो एंटरटेनमेंट की, स्पोर्ट्स की आपको खबरें सुनाई, और आगे भी हम आपको ऐसी खबरें सुनाते रहेंगे। हमारा मेन मकसद यही है कि जो हमारी युवा पीढ़ी, हमारे बच्चों को, उनको नॉलेज हो इस चीज़ के बारे में, और कुछ भी सवाल आप पूछ सकते हैं। हम जितना हमें पता है हम उस पर रिसर्च करेंगे, बाकी अगर कुछ छूट भी जाता है तो उसमें हम आगे आपको उसकी पूरी जो डिटेल है वो आपके सामने लेके आएंगे। और फिर से हम कहेंगे आपको, जैसे कि कोरोना का समय है तो आप ये मास्क लगा के रखिए, सर्जिकल जैसे मास्क होता है, 2 मास्क है, आप 2 मास्क लगा के रखिए, और इसको आप लगा के जब भी घर से जाए तो इसको आप लगा के जाएं। सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, और 2 गज की दूरी बना के रखें, सामाजिक दूरी का पालन करें, और जो गाइडलाइंस सरकार की है वो आप सभी फॉलो करें। आगे भी हम आपको अपडेट देते रहेंगे, और आप अपने ऐसे ही अपना प्यार हमारे चैनल के लिए आप बना के रखिए, और कुछ भी सुझाव आप हमें सुझाव दे सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और देश में कल ईद है उसकी भी सभी को शुभकामनाएं, और सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं संदीप भारतीय इस प्रोग्राम में भारत संवाद संदीप भारतीय के साथ में आपका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।